Good evening, everyone. So, today the date is 31st May and time is about 7 p.m. in Cape Town. And this is my second video of the day. तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि मेरा प्रिडिक्शन क्या है जून और जुलाई के लिए। आई थिंक 22 मई को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें ऑलरेडी मैंने अपना प्रिडिक्शन बता दिया था कि जून सीरीज़ में निफ्टी 10,000 10,500 के आसपास आराम से जा सकता है। मैंने रीज़न के साथ बताया था, लॉजिक के साथ, डेटा के साथ। तो और जुलाई सीरीज़ में 11,000 भी टच कर सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का 22-23 हज़ार जून में था और मुझे लग रहा है जुलाई में इवन 28,000 तक भी जा सकता है। 26,000 28,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था 22 मई का, उस समय बैंक निफ्टी 17,100 200 था और निफ्टी आई थिंक 8,950 समथिंग था। ठीक है, और आज 31 मई है तो एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 15% बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है। अबाउट 15%, यस, 10 से 15% के बीच। लेकिन उसके बाद से मेरा ये पहला वीडियो है। तो इतने दिनों में मैं आया नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि हालांकि यूट्यूबर्स ऐसा मौका नहीं छोड़ते, प्रॉफिट हो जाए ना गलती से तो रोज़ आके ढोल बजाएंगे, देखो मैंने कल बोला था, देखो ये हुआ, देखो वो हुआ। लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, मैं अपना यहाँ आके ढोल बजा के क्या करूँगा, मेरा टाइम वेस्ट होना है। वैसे मेरे बैंक बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे मैं किसी से एक पैसा नहीं मांगता। शर्म वाली बात होगी अगर मैं पैसा मांगूँ तो यहाँ पे आके ढोल बजाने से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इतने दिन में प्रिडिक्शन सही हुए। मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में उनमें लोगों का पैसा भी डबल हो गया जिन्होंने जून सीरीज़ के कॉल लिए हैं। लेकिन उसके बाद से ये मेरा पहला वीडियो है और मैं सोचा कि आज अपडेट देना चाहिए, क्योंकि कुछ और डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ उस वीडियो पे। सी जो 22 मई का वीडियो है आप वो देखो, अगर उसमें मैंने लॉजिक ये दिया था कि मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास आ जाता है ले दे के। ठीक है, तो अभी हम अपने मूविंग एवरेज से, अभी से मतलब 22 मई से मई से हम मूविंग एवरेज से बहुत दूर थे। मूविंग एवरेज अराउंड 26,000 था बैंक निफ्टी पे और हम 17,000 पे थे। ठीक है, तो जब भी हम इतने दूर होते हैं तो अगले 1-2 महीने में एक दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हैं जो अल्टीमेटली हम मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करते हैं। तो वो मेरा लॉजिक था जून जुलाई सीरीज़ में 24-26,000 तक जाने का। मैं आपको ववीडियो दिखा देता हूँ थोड़ा सा रिकैप करके, मैं फिर जो नए डेटा पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो ये मेरा वीडियो है जिसमें मैंने बोला भी था, बनाने का ही था इस वीकेंड। लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। ठीक है, मार्केट हर 10-12 साल में एक मौके देता है, एक दो मौके देता है जिसमें आप बहुत बड़े मूव प्ले कर सकते हो। मतलब निफ्टी में 1,000-2,000 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 4-5 हज़ार पॉइंट या उससे ज़्यादा का। तो ऐसे मौके मार्केट कम देता है, लेकिन हर 10-12 साल में एक दो मौके ऐसे आते हैं और मुझे लगता है कि वो मौका अभी है जून जुलाई अगस्त में। ठीक है, और अगर मार्केट में सरवाइव करना है ना तो आपके जो देता है, मैं सिर्फ उसी समय ऑप्शंस बाय करता हूँ। इन द मनी ऑप्शंस में बाय करता रहता हूँ, लेकिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बहुत ही कम बाय करता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट 20-30% का मूव दे सकता है, तो उस समय रिस्क लेना बनता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में।
मतलब दूर के ऑप्शंस में रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड 5 गुना 10 गुना तक हो सकता है, तो उस समय मैं रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन मैं रिस्क तभी लेता हूँ और मैं एडवाइस ये, तो अगर आप ये देखो, ये मैंने पोर्टफोलियो सजेस्ट किया था एक ऑप्शंस का, जून सीरीज़ का। उस समय ये सब करंट प्राइजेस चल रहे थे, तो मैंने सजेस्ट किया था बैंक निफ्टी का, आप करंट प्राइस 17,278 था, तो मैंने सजेस्ट किया था आप स्ट्राइक प्राइस 19,000 का, जो कि 10% आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, 340 पे चल रहा है। उसका आप 100 लॉट्स, मतलब 5 लॉट बाय कर लो, 100 क्वांटिटी, 34,000 कॉस्ट रहेगा। ऐसे करके मैंने बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, मारुति, आईसीआईसी बैंक, टाटा मोटर्स, एसबीआई और जिंदल स्टील ये सब के मैंने ऑप्शन सजेस्ट किए थे कि क्या प्राइस चल रहा है और क्या कॉस्ट लगेगा। तो जिंदल स्टील तो आप देखो 7.75 चल रहा था तब, थोड़ा नीचे भी गया था। ये आज की डेट में आई थिंक 25 के आसपास है, तो ये तो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एसबीआई अभी भी वही है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर है। मारुति ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, शायद ज़्यादा ही हो गया है डबल से। आईसीआईसी बैंक डबल हो गया है। टाटा मोटर्स अभी इसी के आसपास है। कोटक बैंक थोड़ा ऊपर है। एक्सिस बैंक भी डबल से ज़्यादा हो चुका है। बजाज फाइनेंस भी आई थिंक थोड़े बहुत प्रॉफिट में है, और बैंक निफ्टी ने तो एकदम फोड़ डाला है, मतलब ऑलरेडी इन द मनी आ गया ये 19,000, जो 340 का था। आई डोंट नो अभी कितना प्राइस है, आई थिंक होगा कुछ 800, आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा, बट ठीक है, चेक कर ही लेते हैं। बैंक निफ्टी भाई, इंडिया में आप लोग लकी हो, इंटरनेट फास्ट चलता है, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता। बैंक निफ्टी का हम 25 जून का देख रहे हैं। ओके, सो 19,000 का कॉल, ऑलमोस्ट 1000 ही है, 935 से 960। तो मैंने कितने पे सजेस्ट किया था, आप वो देखो, 340 पे। ये ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है। ठीक है, तो ये आई होप अगर जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनमें से उन लोगों ने कुछ भी अगर लिया होगा इसमें से, तो आई थिंक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी तक हो गया होगा, और आगे और भी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद लास्ट वीक में मैंने जो डेटा पॉइंट है या लॉजिक है वो बताया था कि पिछले, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, क्यों निफ्टी 10-15% बढ़ सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट नीचे था मूविंग एवरेज से, तो उसने पिकअप करके ये ऊपर आ गया। सी, ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ये जो ब्लू पर्पल कलर की लाइन है, और ये मंथली कैंडल्स हैं। इसी तरह आप देखो, यहाँ पर ऊपर चल रहा था तो फिर नीचे आ गया, नीचे था तो ऊपर आ गया, बट ले दे के आप देखो तो ब्लू लाइन के आस, तो ये 12 साल का चार्ट है, 2008 से लेके अभी तक का। तो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि जब भी ये अपने एवरेज से बहुत दूर जाता है मार्केट, तो सब्सिक्वेंट मंथ्स में वो उसके पास ही आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे दूर गया बहुत, तो इधर पास आ गया। ठीक है, इधर दूर गया तो इधर फिर से उसके पास आ गया, तो एवरेज इसके पास आ जाता है मार्केट। 2008 का क्रैश आई थिंक ये इधर कहीं है, यहाँ पे बहुत दूर हो गया था, बट देखो आप, पास में आ गया। और अभी हम, हमारा मूविंग एवरेज की लाइन इधर है और हम यहाँ पर हैं। ये लॉजिक था कि एक दो कैंडल जून जुलाई में बनेंगी जो हमको यहाँ तक ले जाएंगी, जो कि 24-25,000 के आसपास है। मैंने एक्चुअली डेटा लिया हुआ है, एक्सेल शीट में मैंने डेटा निकाला था, वो भी दिखाता हूँ।
ठीक है, तो ये डेटा निकाला था मैंने कि पूरा मंथ्स का डेटा लिया था, मार्च अप्रैल जून जुलाई, कि उस मंथ में लो, जैसे कि हमारा मई मंथ का लो 17,000 है, और हम मूविंग एवरेज से 31 या 62% जितने भी परसेंट दूर हैं, तो नेक्स्ट मंथ का हाई कितना बना। तो लो से हाई अगर आप देखो तो कितने परसेंट की रैली दी है बैंक निफ्टी ने अगले महीने में, 24, 38, 50, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा है। ये मैंने डेटा भी निकाल के बताया था, थिंक अभी क्लियर दिख रहा होगा। मार्च अप्रैल 2008 से लेके सारे मंथ्स का डेटा लिया, और जून पे क्वेश्चन मार्क है कि जून का हाई कितना बनेगा। लो 17,050 था, मूविंग एवरेज 26,700 है, हम मूविंग एवरेज से 57 दूर, 57% दूर है। ठीक है, जब 2008 में हम 62% दूर थे तो बैंक निफ्टी ने 38% की रैली दी थी, 66% दूर थे तो बैंक निफ्टी ने 50% की रैली दी थी। ठीक है, तो 50% रैली तो हम नहीं मान रहे, 20% भी दी, 25%, तो हम 22,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये इसका जवाब तो मंथ के एंड में ही मिलेगा कि इस मंथ क्या हाई बनता है। ये मैंने बताया था कि आईसीआईसी बैंक में ये कब का डेट है, ये डेट 22 मई। अगर आप देखो 35% हुई है। और डिलीवरी परसेंटेज 35% था। तो ये उस टाइम पे आईसीआईसी बैंक का प्राइस 290 था, 35% डिलीवरी लेके गए कौन, एफ आई आईज डी आई आईज। जब रिटेलर शॉर्ट कर रहे थे, कोरोना कोरोना चारों तरफ नेगेटिविटी थी, और मोरिटोरियम बढ़ गया है, और बैंक्स कुल एनपीएस बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, तब ये चुपचाप जो है माल उठा रहे थे। 35% आईसीआईसी बैंक में, और भी दूसरे बैंकों में उसके थर्टी बाद सबसे ज़्यादा परसेंट बियरिश ये था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का डेटा देखते हैं, परसेंटेज डिलीवरी इसकी ये भी 30 के ऊपर है, 30, ऑलमोस्ट 32%। ठीक है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक देख लो, सारे बड़े बड़े बैंक ही देख रहा हूँ मैं सिर्फ, ये भी ऑलमोस्ट 28%। ये सब डिलीवरी वॉल्यूम है। उसके बाद कोटक बैंक देख लो, कोटक बैंक भी ऑलमोस्ट 28% डिलीवरी वॉल्यूम। उसके बाद अपना एसबीआई देख लो, 25% डिलीवरी वॉल्यूम। ये सब बहुत ज़्यादा। तो ये इतना डिलीवरी तब उठाई जा रही थी जब ये स्टॉक्स जो है यहाँ से 20%, 15% नीचे थे। तो ये लोग जब पूरे रिटेल ट्रेडर्स नेगेटिविटी फैला रहे थे, या नेगेटिव ही बातें हो रही थी सब मोरेटोरियम से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड, तब ये चुपचाप यहाँ पे उठा रहे थे, और मार्केट जो है पता ही नहीं चला 17,000 से 19,500 आ गया। तो ये हमेशा, ये मैं सालों से देख रहा हूँ, यही गेम चलता है, और रिटेल ट्रेडर हमेशा उल्टे ही चलते हैं। उसके बाद और क्या लॉजिक दिया था मैंने, वो देख लेते हैं। 1,500 पॉइंट की रहेगी 26 को, और डेढ़ और 1,000 पॉइंट की रहेगी। मतलब एक्सपायरी जो हुई वो हाईएस्ट पॉइंट हुई 19,600 मार्च को, और 25 तो मार्च एक्सपायरी मार्केट में हिस्ट्री में, और यही अभी भी हो रहा है छोटे मोटे। अच्छा, ये जो मैंने लॉजिक दिया, ये था कि जब भी एक बियरिश मंथ रहा है तो लास्ट के 3 दिन एक्सपायरी में बड़ा तूफान आया है। तो आज 31 में ये, लेकिन आप देख लो मई के लास्ट 3 दिन के एक्सपायरी में ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी। तो ये मैंने 22 मई को बोला था कि ऐसा हो सकता है, देखो। प्लेयर्स को ख़त्म करके मार्केट बड़ा मूव देता है, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया जून सीरीज में आप पोजीशंस बनाओ। उसके बाद एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखो, और लास्ट जो 3 एक्सपायरी, 2 या 3 एक्सपायरी रही है, मार्च अप्रैल की देखते हैं। तो मार्च एक्सपायरी आई थिंक 26 मार्च को थी, हाँ 26 को ही थी। तो 24 मार्च को बैंक निफ्टी यहीं था जहाँ भी है, 17,107।
24 मार्च को, और 25 को 1,500 पॉइंट की रैली, 26 को और 1,000 पॉइंट की रैली। मतलब एक्सपायरी जो हुई वो हाईएस्ट पॉइंट हुई, 19,600 पे एक्सपायरी हुई, और 2 दिन पहले मार्केट 17,000 पे था। 2,500 पॉइंट 3 दिन में बढ़ गया एक्सपायरी पे, जबकि पूरा महीना बियरिश था। इसी तरह मई का पूरा महीना बियरिश है। तो ये जो अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन होंगे, इसमें मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर कि 1-2 हज़ार की मिनिमम जो है रैली आ जाए पॉइंट्स की। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देखो ये पैटर्न है बड़े प्लेयर्स का, ये पूरा महीना बियरिश रखते हैं, एक्सपायरी के 2-3 दिन आखिरी के शॉर्ट कवरिंग करते हैं। अप्रैल मंथ की एक्सपायरी देख लेते हैं। आई थिंक अप्रैल मंथ की एक्सपायरी 30 अप्रैल को थी, ठीक है। तो 24 अप्रैल को देखो आप, तो बैंक निफ्टी 19,500 था। उसके बाद नेक्स्ट मंडे को 27 को सीधा 20,000, मतलब 5,000 पॉइंट, सॉरी 500 पॉइंट बढ़ा। और 28 अप्रैल को एक्सपायरी में अभी भी 3 दिन है, 27 से 30। उसके बाद 28 को 20,600 और 500 पॉइंट बढ़ा, 700 पॉइंट, 600-700 पॉइंट। फिर 29 अप्रैल को 21,900, मतलब और 500 पॉइंट बढ़ा, और एक्सपायरी में पे और 500 पॉइंट बढ़ा। मतलब 30 अप्रैल को एक्सपायरी थी, 21,500 पे एक्सपायरी हुई है। और उसके 4-5 दिन पहले बैंक निफ्टी कितना था, 19,500, मतलब 2,000 पॉइंट की रैली इधर भी थी। मार्च में आखिरी हफ्ते में एक्सपायरी वीक में 2,500 पॉइंट की रैली थी, अप्रैल में 2,000 पॉइंट की रैली थी। अगर मई की एक्सपायरी में जो अगला हफ्ता आने वाला है ट्यूसडे से, उसमें भी बैंक निफ्टी एक 1-2 हज़ार पॉइंट की रैली दे देता है, तो फिर जून में मतलब ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो जाएगा कि बहुत बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिखानी थी। ठीक है, ऑप्शंस डेटा में इतना कुछ खास अभी दिख नहीं रहा, बैलेंस्ड पोजीशंस हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले हफ्ते का जो मेरा वीडियो था 22 मई का, तो उसमें कुछ प्रडिक्शन किए थे, उसके लॉजिक दिए थे, वो मैंने रिकैप कर लिया। अभी मैं कुछ और डेटा बताना चाहता हूँ जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करता रहता हूँ। तो ये 25 मई का है, अगर आप देखो डेट, तो मैं सबको कुछ कुछ टास्क देता रहता हूँ। तो ये मैंने बोला था होमवर्क, टेक्निकल या चार्ट का, ओपन बैंक निफ्टी चार्ट फ्रॉम 2008 टिल 2020 और ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम Jan 2009 lows of 3600 on Bank Nifty and identify the levels that the trend line hit in 2020। तो ये मैंने दिया था, तो लोगों ने ट्रेंड लाइंस बनाई हैं कुछ कुछ, अगर आप देखो तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन कोई भी ओपन करूं, तो ये अराउंड 17,200 के आसपास ही ये 2008 की ट्रेंड लाइन आ रही थी। जो हमारा मार्च का भी लो था, मार्च का लो थोड़ा नीचे था, बट मई का लो 17,200 पे था। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो 12 साल की ट्रेंड लाइन चल रही है, वो हमको मई के लो पर टच हो रही थी। और जब जब ये ट्रेंड लाइन टच हुई है, दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, एक दो, यहाँ पे तो 1 2 3 4, ये मंथली कैंडल्स हैं। ठीक है, तो जब जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आया है, बड़ी कैंडल बनी है, तभी हम ट्रेंड लाइन के पास हैं। और 12 साल की ट्रेंड लाइन कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट आवरली ट्रेंड लाइन निकालते हैं, तो ठीक है, मतलब वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। जो एक इतनी लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है, वो ज़्यादा मायने रखता है, अगर आप 1 2 महीने का व्यू लो तो। हालांकि ये सब ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाती हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं नीचे जाके, आई थिंक हुए भी हैं मार्च में लोगों के, और उसके बाद वापस उसी रेंज में आ जाता है।
तो ये एक डेटा पॉइंट है जो शेयर करना था कि 17,200 के आसपास हमारी 12 साल की ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, और उसके बाद मैंने ग्रुप में ये भी बोला था कि अगले 2 महीने में कितना क्या रिएक्शन रहता है जब भी ये ट्रेंड लाइन टच होती है। तो आप मोटा मोटा देखो तो 25% की मार्केट रैली देता है जब भी ये ट्रेंड लाइन टच होती है। 25% की मार्केट रैली देता है, तो यहाँ से 25% 17,000 से 25% बनता है अराउंड अराउंड आई थिंक 21-22,000 के बीच में। ठीक है, तो ये इतना बाउंस एक आना चाहिए। उसके बाद देखो लोगों ने एनालिसिस भी किया है कि कब टच हुआ, कितना हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, राइट, कि ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। ठीक है, तो वो इंडिकेटर्स का भी मैंने कहीं मैसेज पोस्ट किया था, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये मैंने मैसेज किया था 25 मई को एट 17,000 ऑल 3 इंडिकेटर्स आर शोइंग ओवरसोल्ड लेवल्स। ये फंडामेंटल्स में पी रेशियो 20 के नीचे बैंक निफ्टी का जब भी आता है, ठीक है, तो वो मतलब ओवरसोल्ड है मार्केट, उसका एक इंडिकेटर होता है। टेक्निकल्स में आरएसआई जब भी 35 के नीचे आता है तो वो एक ओवरसोल्ड का इंडिकेटर रहता है। और एक सेंटिमेंटल जो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो पुट कॉल रेशियो से एक अच्छा इंडिकेशन मिलता है। वो 0.8 के नीचे होता है तो हम उसको ओवरसोल्ड मार्केट मानते हैं। तो ये 0.55 था। ये सब डेटा है 25 मई का। लेकिन ये एक इंडिकेटर है फंडामेंटल, टेक्निकल दूसरा इंडिकेटर है सेंटिमेंटल एक तीसरा इंडिकेटर है। लेकिन ये तीनों एक साथ ओवरसोल्ड दिखा है मार्केट को, ये कॉम्बिनेशन मार्केट 10-12 साल में एक बार देता है। 10-12 साल में एक बार ऐसा होगा कि मार्केट में फंडामेंटली भी ओवरसोल्ड दिख रहा है, टेक्निकली भी ओवरसोल्ड है और सेंटिमेंटली भी ओवरसोल्ड है। अदरवाइज क्या होता है, सी सबसे मुश्किल जो होता है कि फंडामेंटली मार्केट ओवरसोल्ड हो। पी रेशियो 20 के नीचे ना बैंक निफ्टी का रेयर इवेंट है। अगर आप इसका हिस्टोरिक डेटा देखो, पी रेशियो आई थिंक शायद 1 या 2 बार ही या 20 के नीचे आया, तो बहुत ही रेयर इवेंट है। उसके साथ टेक्निकल भी 35, इसका भी हिस्टोरिक आप आरएसआई देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर बैंक निफ्टी का, तो ये 35 से नीचे बहुत कम आया है, शायद 1 या 2-3 बार ही आया है हिस्ट्री में। पुट कॉल रेशियो 0.8 के नीचे आ जाता है कई बार, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म का वो व्यू रहता है। तो किसी एक्सपायरी कोई एक्सपायरी बहुत बेयरिश है तो उसमें हो सकता है इस तरह का इंडिकेटर आ जाए, लेकिन ये इसके साथ ऐड हो गया। तो तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएं, ये बहुत मतलब बहुत ही रेयर रेयर इवेंट है। तो जब भी ये तीनों इंडिकेटर एक साथ बता रहे हैं ओवरसोल्ड, तो ये उस दिन मार्केट 17,200 ऐसा कुछ था, तो वहाँ से बहुत ही तेज़ बाउंस आना चाहिए। और इवन यहाँ से अगर 30-40% की रैली दिख जाए, क्योंकि क्योंकि ये इतना रेयर इवेंट है, तो यहाँ से 30-40% रैली आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा जून में मार्केट 22,000 क्रॉस करके इवन 24,000 तक भी जो है टच कर ले। बट जुलाई में डेफिनेटली 24,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो एक ये भी इंडिकेटर है, ये भी कुछ डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है यूट्यूब पे, आई डोंट नो, बट ये बड़े सिंपल और बहुत पावरफुल डेटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यही है, मुझे इतना ही बताना था कि मेरा जो प्रोडिक्शन है जून जुलाई सीरीज़ का, जून सीरीज़ में 22,000 तक बैंक निफ्टी टच कर सकता है जून सीरीज़ में।
और जुलाई में 24,000 क्रॉस कर सकता है। तो जिन्होंने भी कॉल ऑप्शन ले रखे हैं इन द मनी या इवन आउट द मनी जो लिए थे वो भी इन द मनी हो गए हैं, तो होल्ड करो। और एक और डेटा पॉइंट जो मुझे शेयर करना था कि नैस्डैक जो है वो कोरोना के पहले के लेवल के आसपास आ चुका है, 9500 9600, ऑलमोस्ट 100% रिकवरी। डाउ जोन्स भी 80% रिकवर कर चुका है। ठीक है, सेम जो और दूसरे ग्लोबल मार्केट हैं वो कम से कम 50% तो रिकवर कर चुके हैं। लेकिन आप हमारा इंडिया का मार्केट देखो, स्पेशली बैंक निफ्टी देखो, तो 33,000 के आसपास हमारा हाई था, 32,500, और वहाँ से 16,000 का लो था। इनका जो 50% रिट्रेसमेंट निकल के आता है वो अराउंड 24,000 आता है, 50%। तो देखो, शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि हमारे लोकल क्लूज की वजह से हम बहुत अंडर परफॉर्म करें ग्लोबल मार्केट्स को या ओवर परफॉर्म करें, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, मतलब कि 2-3 महीने से लेके 6 महीने, 1 साल तक में हम इन लाइन आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स के। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में अगर डाउ जोन्स वहीं के वहीं भी रहा जहाँ है, नास्डेक भी वहीं रहा या थोड़ा बहुत नीचे भी आया, तो हम इनके साथ कैचअप करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी 24,000 के आसपास जाना चाहिए, तो जो भी डिप मिले वो जुलाई अगस्त तक 24,000 के आसपास के लिए बाय करना। क्योंकि हम अब वो दिन आने वाले हैं कि ग्लोबल मार्केट गिरेंगे और इंडिया बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा आप कभी भी कंपैरिजन करके देख लो। गूगल फाइनेंस एक अच्छी साइट है, उस पर कंपैरिजन करके देखो बैंक निफ्टी का दूसरे जैसे डाउ जोन्स है उससे। तो कभी भी जब गैप बहुत बड़ा है तो वो गैप फिर नैरो हो जाता है। फिर डाउ जोन्स ऊपर जाए, फ्लैट रहे, नीचे, उससे मतलब नहीं, अपना मार्केट कैचअप करता है। तो एक कोई बहाना चाहिए, कोई गुड न्यूज़ चाहिए। हो सकता है आज ये लॉकडाउन हटा है, मतलब फेज में लॉकडाउन, अनलॉकडाउन क्या नाम दिया है, 1.0, उस बहाने मार्केट बढ़ जाए। अब ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होके अपने जो कामत साहब हैं वो आ सकते हैं। इस तरह के रूमर्स चल रहे हैं, कहीं एक बहाना चाहिए मार्केट को छोटा सा, और तो एक्सप्लोड कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो लेकिन पैसा वही बनाएगा जो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो टाइम भी होता है जब प्रॉफिट बुक नहीं करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट एक या दो तो लाइफ में इतना बड़ा हो, जो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि आप 10 स्टॉप लॉस भी सहन कर सको। यहाँ तो 4 स्टॉप लॉस लगते हैं और रिटेलर की लाइफ खत्म हो जाती है। मतलब मैं सैलरी की वेट करना पड़ता है फिर। तो एक बार इतना बड़ा प्रॉफिट कर लो ना, तो फिर आप बड़ी मछली बन जाओगे मार्केट में। तो यहाँ पे ये टाइम नहीं है कि आप 20,000 पे प्रॉफिट बुक करो। यहाँ पे आप होल्ड करो, रोल करते रहो, जून की पोजीशन प्रॉफिट बुक करके जुलाई में जाओ, जुलाई में प्रॉफिट हो जाए अगस्त में आओ, लेकिन 24,000 से पहले प्रॉफिट बुक मत करो। ठीक है, अब वो अलग बात है, कुछ न्यूज़ आ गई मार्केट में बहुत ही बड़ी, कुछ चेंज कर सकते हैं व्यू, लेकिन यहाँ पे टाइम है बड़ा पैसा बनाने का। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ। तो आई थिंक जो मेरा टारगेट है निफ्टी का, वो जून में निफ्टी 10,000 क्रॉस करना चाहिए। 10,200 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 10,000 से 10,200 के बीच में जून में। और जुलाई में मैं 10,800 से 11,000, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर सिचुएशन बिगड़ती नहीं है ग्लोबली। तो काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट जैसा माहौल है अभी ऐसे ही चलता रहा, सारे रिटेलर्स शॉर्ट करते रहे, रोज़ कोरोना का गाना गाते रहे, रोज़ लॉकडाउन का और मोरेटोरियम का, ये सब बियरिश रहे ना रिटेल ट्रेडर, तो आंख बंद करके बाय करो। रिटेल ट्रेडर का ही लॉस से ही मार्केट चलता है। ठीक है, ये जब तक पुट बाय करते रहेंगे मार्केट ऊपर जाता रहेगा। तो जब तक सब
पुट बाय कर रहे हैं, सब नेगेटिविटी चल रही है, तो बिंदास बाय करो। और जैसे ही ये सब रिटेलर्स जो बुलिश साइड पे आने लगे, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना। ये एक फंडा है जो हमेशा चलता है मार्केट में अनफॉर्चुनेटली। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।